तो दोस्तों 1400 ग्राम वजन वाले हमारे इस ब्रेन में लाखों और करोड़ों कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर दुनिया का सबसे जटिल नेटवर्क बनाती है। और दोस्तों आपने भी शायद स्कूल या कॉलेज में ह्यूमन ब्रेन के बारे में कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं हमारे ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ चौंका देने वाली बातों को रिवील करने वाला हूँ, जिससे शायद ही आपने कभी पढ़ा या सुना होगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक क्रिएटिव सोचने वाले इंसान का ब्रेन एक लॉजिकल थिंकिंग रखने वाले इंसान से बिल्कुल अलग होता है। हम देखेंगे कि किस तरह हमारे ब्रेन डेवलपमेंट की प्रोसेस में कई सारे सेल्स मर के एक बार फिर जिंदा होते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमारा IQ लेवल कितना होना चाहिए। लेकिन इस सब के पहले हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तब उसका ब्रेन किस तरह डेवलप होता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, हमारा ब्रेन। दोस्तों अगर हम हमारे ब्रेन की बनावट की बात करें तो हमारा ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला फोर ब्रेन, यानी कि ये हमारे दिमाग का सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा मिड ब्रेन, यह हमारे दिमाग का अंदर वाला ब्रेन होता है। और तीसरा हाइंड ब्रेन, यह हमारे दिमाग का पीछे का हिस्सा होता है, जिसे हम कई बार छोटा दिमाग भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे ब्रेन को उसके काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 2 भागों में ही डिवाइड किया गया है, जिसे हम लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन नाम से जानते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि ये दोनों ब्रेन साथ में काम करते हैं, लेकिन इन दोनों को अलग अलग काम दिया गया है। जैसे कि हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल थिंकिंग करता है, यानी कि ये कोई भी काम सोच समझ कर करता है और किसी भी टॉपिक पर ये लॉजिकली सोचता है। साथ ही हमारे ये लेफ्ट ब्रेन बोले गए शब्दों, हमारे लैंग्वेज को भी कंट्रोल करता है, जिससे कि हम किसी से भी अच्छी तरह बात कर सके या अपनी बातों को दूसरों को समझा सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा राइट ब्रेन हमारे इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। इन सिंपल वर्ड, हमारा राइट ब्रेन हमारे इमेजिनेशन, किसी भी काम में क्रिएटिविटी, आर्ट और इमोशन को कंट्रोल करता है, और जिसकी वजह से कभी कभी हम लॉजिकली सोचने के बजाय इमोशनली भी सोचते हैं। दोस्तों इससे हम कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छे हो, उसमें आपका मन लगता है और आप लॉजिकली सोचते हो, तो आप ज्यादा लेफ्ट ब्रेन यूज करते हो। लेकिन वही अगर आपका मन मैथ से ज्यादा आर्ट, म्यूजिक या क्रिएटिविटी जैसे सब्जेक्ट में लगता है, तो आप ज्यादा राइट ब्रेन यूज करते हो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ज्यादा क्रिएटिव हो या लॉजिकल। दोस्तों जनरली लोग लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समान रूप से नहीं। यानी कि एक साइंटिस्ट लेफ्ट ब्रेन ज्यादा यूज करता है, लेकिन एक कलाकार, एक आर्टिस्ट अपना राइट ब्रेन ज्यादा यूज करता है। एक रिसर्च में यह पाया गया है कि पुरुष अपने लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं और इसलिए वे लॉजिकली सोचते हैं, जबकि महिलाओं का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। और इसलिए दोस्तों कई बार महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा इमोशनल होती है। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें ब्रेन के कौन से हिस्से को ज्यादा यूज करना चाहिए। इन शॉर्ट हमें लॉजिकली सोचना है या इमोशनली। तो अब यहाँ पर कई लोग लेफ्ट ब्रेन यूज करने को कहेंगे क्योंकि ये ब्रेन लॉजिकली सोचता है, लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है। क्योंकि अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक रिसर्च कंडक्ट किया गया, जिसमें कई लोगों को बुलाया गया जो अपने फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान थे, और उस रिसर्च में उनके सोचने के तरीके को एनालाइज किया गया। और फाइनली रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग ब्रेन के दोनों हिस्से को यूज करते हैं, यानी कि जो लोग लॉजिकली सोचने के साथ साथ क्रिएटिवली भी सोचते हैं, वो लोग एक लेवल ज्यादा सक्सेसफुल थे जो लोग बस लॉजिकली या फिर क्रिएटिवली सोचते हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि अगर हमें एक सक्सेसफुल लाइफ जीना है, अगर हमें अपने किसी भी गोल को स्मार्टली अचीव करना है, तो हमें लॉजिकली सोचने के साथ साथ इमोशनली और क्रिएटिवली भी सोचना है। नंबर 2, ब्रेन डेवलपमेंट। दोस्तों वैसे तो एक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में हमें कई सारी चौंका देने वाली बातें जानने को मिलती है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स नाम के लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना है, और जैसे ही एक बच्चे का ब्रेन बनना शुरू होता है, उस बच्चे के ब्रेन में न्यूरॉन्स यानी कि कोशिकाएं भी बनना शुरू होती है, और देखते ही देखते 2 से 3 महीनों में इन कोशिकाओं की संख्या 20 खरब तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एक चौंका देने वाली बात सामने आती है, जहां 3 महीने में इन कोशिकाओं की संख्या 20 खरब होती है, वहीं 6 महीने के बाद ये कोशिकाएं आधे से भी ज्यादा नष्ट हो जाती है। और दोस्तों इसके नष्ट होने का रीजन जानकर आप भी चौंक जाओगे, क्योंकि ये कोशिकाएं बहुत ही सेंसिटिव होती है और इन्हें जीने के लिए कोई न कोई काम की जरूरत होती है। लेकिन उस टाइम माँ के पेट में एक बच्चे को करने के लिए कुछ नहीं होता, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये न्यूरॉन्स यानी कि ये कोशिकाएं धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन दोस्तों इसका ये मतलब नहीं कि उस बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट यहीं पर रुक जाता है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी ब्रेन डेवलपमेंट जारी रहता है, लेकिन दूसरी तरह से। दोस्तों
जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसके ब्रेन का वजन 350 ग्राम का होता है और उसके जन्म से लेकर 1 साल के बीच उसके ब्रेन में अरबों खरबों नई साइनेप्स बनना शुरू होता है। लेकिन अब ये साइनेप्स क्या है? तो दोस्तों इस साइनेप्स का काम हमारे ब्रेन को मिल रही किसी भी इंफॉर्मेशन को लाने और ले जाने का होता है। यानी कि जब हम सीखना शुरू करते हैं तब हमारा दिमाग कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के बजाय साइनेप्स की संख्या बढ़ाकर हमारे कोशिकाओं के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करता है। और दोस्तों इस साइनेप्स के वजह से ही हम किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने, देखने, सुनने, उसे एनालाइज करने और उसे याद करने में काबिल बन पाते हैं। चूहों पर किए गए एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जिन चूहों को डिफिकल्ट सिचुएशन में रखा गया उनके ब्रेन में साइनेप्स की संख्या इंक्रीज होती गई, लेकिन जिन चूहों को कंफर्ट जोन में रखा गया उन चूहों में साइनेप्स की संख्या कम होती गई। जिसके वजह से ये कंक्लूजन निकला कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करते हैं और डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करते हैं वो लोग अपने ब्रेन का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने किसी भी काम में सक्सेस हासिल कर पाते हैं। नंबर 3, हु इज द जीनियस? तो एक जीनियस कौन है? दोस्तों आमतौर पर ये कहा जाता है कि जिसका IQ लेवल 135 से ज्यादा होता है वो जीनियस की कैटेगरी में आता है। लेकिन फेमस साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड गार्डनर ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि एक जीनियस वही होता है जो सही इंफॉर्मेशन को सही टाइम पर और सही तरीके से इस्तेमाल करे। जैसे कि जब एक एप्पल पेड़ से टूटकर धरती पर गिरता है तब आइजैक न्यूटन उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और उनके पास जो भी पहले से इंफॉर्मेशन था उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ग्रेविटी से रिलेटेड थ्योरी को डिस्कवर किया। दोस्तों दुनिया में आपको कई सारे बुद्धिमानी लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक जीनियस कम ही मिलेगा। जैसे कि महान जीनियस के लोगों की लिस्ट में जाने माने म्यूजिशियन मोजार्ट, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, एक साइंटिस्ट और एक कलाकार लियोनार्डो दा विंची और एक इंडियन महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुज, इन सभी का नाम आता है। कई लोगों का मानना है कि एक जीनियस हमेशा जन्म लेता है, ना कि बनाया जाता है, जबकि थॉमस एडिसन का ऐसा मानना था कि एक जीनियस 1% अपने काम के लिए जुनूनी होता है और 99% उसका हार्ड वर्क होता है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि अभी तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हो पाया है। अभी तक जितने भी जीनियस लोगों के बायोग्राफीज को स्टडी किया गया है उससे हम किसी भी कंक्लूजन पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। 1921 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया जिसमें 1528 बच्चों का IQ लेवल 140 नोट किया गया, जो कि जीनियस लोगों के कैटेगरी में आने के लिए काफी था। लेकिन बात ये हुई कि जब उन बच्चों को 40 साल तक ऑब्जर्व किया गया तब ये बात सामने आई कि उनमें से एक भी बच्चा जीनियस बनने के लायक ऐसा कोई काम नहीं कर पाया, जिससे ये साबित होता है कि एक जीनियस बनने के लिए बस IQ लेवल का ज्यादा होना काफी नहीं है। और ये जरूरी नहीं जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में अच्छा करते हो वो आगे जाकर भी महान काम करेंगे या फिर एक जीनियस बनेंगे, बल्कि कई बार इसका उल्टा देखा जाता है। जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में अच्छा नहीं कर पाते वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा कर लेते हैं। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन तो अपने स्कूल टाइम में मैथ सब्जेक्ट में ही बहुत कमजोर थे, बट स्टिल आज हम सभी उनको जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पढ़ाई में या फिर अपने किसी काम में अपने आप को कमजोर समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी आगे जाकर कमजोर रहोगे। इसलिए दोस्तों आपको आज से ही खुद को कमजोर कहना बंद करना होगा, बल्कि आपको खुद से ये कहना है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।